हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वेपर प्रेशर समझने से पहले हमें एक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लेना होगा, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेजेस। मीन्स जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आप समझने की कोशिश करते हैं तो बिना क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को आप नहीं समझ सकते हैं कि टेम्परेचर में चेंज करने के बाद प्रेशर में या वेपर प्रेशर में कितना चेंजिंग आए। ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आता। लेकिन जब आप वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर डायरेक्ट फार्मूला यूज किया गया। तो आप कहेंगे ये फार्मूला कहां से आया? इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में समझ लेंगे। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज स्पेशली हम लोग फेज ट्रांजिशन में करते हैं। फेज ट्रांजिशन क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है, जैसे हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड में चेंज हो गया, गैस है लिक्विड में चेंज हो गया, नहीं लिक्विड है गैस में चेंज हो गया। जब कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है उसे हम लोग फेज ट्रांजिशन कहते हैं। तो फेज ट्रांजिशन क्या होता है? तो फेज ट्रांजिशन के बारे में इस इक्वेशन का स्पेशली हम लोग यूज कहां पर करेंगे? फेज ट्रांजिशन में। जब कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेज ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं तो हमारे पास अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है और ये लिक्विड स्टेट में जा रहा है, अगर कोई हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है और ये गैसियस स्टेट में जा रहा है या गैस सॉलिड में आ रहा है, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। सॉलिड इक्विलिब्रियम विद क्या है? लिक्विड। सॉलिड इक्विलिब्रियम विद क्या हो? गैस। इक्विलिब्रियम क्या होता है आगे हम बात करेंगे। अगर हमारे पास यहां पर लिक्विड है और ये गैसियस फेज में जा रहा है, वेपर फेज में जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है या गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, गैस सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, नहीं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेज ट्रांजिशन, क्योंकि इसका फेज चेंज हो रहा है, इसका फिजिकल स्टेट क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन या मेल्टिंग भी कहते हैं आप। जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है, नहीं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड गैस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, क्या होगा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। लिक्विड किस में जा रहा है? गैस में जा रहा है, इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आप, जब लिक्विड गैस में जा रहा है तो क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेज ट्रांजिशन। अब यहां पर देखिए, जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये सॉलिड अपने आप लिक्विड में तो कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा होगा। जितना अमाउंट में आपने क्या किया, यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड किया सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसे क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं।
तो वन मोल सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और इसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं डेल्टा एच क्या होगा, फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नहीं, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सॉलिड है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मींस क्या सॉलिड अपने आप गैस में कन्वर्ट तो नहीं हुआ होगा, नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा होगा, यहाँ पर आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ा होगा। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितना अमाउंट में आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा, तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना अमाउंट में आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, मींस वन मोल सॉलिड सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। डेल्टा एच क्या होगा, सब्लिमेशन। सिमिलरली जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। लिक्विड को जब आपने गैस में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर भी आपको एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा होगा। तो जब वन मोल लिक्विड सब्सटेंस क्या होता है, गैसियस या वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए जितना अमाउंट में हमें यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जिसे हम सिंबलाइज करते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फेज ट्रांजिशन। ये हमारा फेज ट्रांजिशन है, तो इसी फेज ट्रांजिशन के लिए हम लोग क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक एपैरेटस लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, अब हमारे पास एक एपैरेटस है और यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट के रूप में वाटर लेते हैं। चलिए वाटर या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए वाटर लेके चलते हैं। इनिशियली वेपर फेज में एक भी मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट नहीं होगा। अभी सभी के सभी मॉलिक्यूल किस फेज में है, लिक्विड स्टेट में है। लेकिन जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जब यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जब आप टेम्परेचर करेंगे, इसको आप हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो जो मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपराइज होगा। तो जब वेपराइज होगा तो इसमें क्या करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इस तरह से इंक्रीज करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने देखा वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन जब यहाँ पर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कंपोनेंट मींस क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सिंगल कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट मान लीजिए एक ही कंपोनेंट हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में, लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मींस कि जब यहाँ पर लिक्विड वेपर में जा रहा है तो धीरे धीरे क्या करेगा, लिक्विड का लेवल डिक्रीज करेगा और इसमें क्या करेगा, जो यहाँ पर वैकेंट स्पेस था उसमें नंबर ऑफ क्या करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा इन गैसियस फेज। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज इन गैसियस फेज नहीं, और ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर आया गैसियस फेज में नहीं, जो वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस एपैरेटस के अंदर क्या करेगा, रैंडमली मूवमेंट करेगा और आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसा भी होगा जो लिक्विड के सरफेस से कोलाइड करेगा और लिक्विड के सरफेस से जब ये कोलाइड करेगा, स्ट्राइक करेगा ड्यू टू रैंडम मूवमेंट, जब ये रैंडमली मूवमेंट कर रहा है तो लिक्विड के सरफेस जब ये स्ट्राइक करेगा नहीं, तो जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस से कोलाइड करेगा वो मॉलिक्यूल फर्दर क्या होगा, लिक्विड फेज में आना शुरू हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल फिर क्या होगा, वेपर से किस में आएगा, लिक्विड में आएगा। तो जब लिक्विड से किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है, जिसे क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। और जब क्या होगा, वेपर फेज से किस में आएगा, ये लिक्विड में आएगा, नहीं इसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन और यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों साइमल्टेनियस इन नेचर होता है, दोनों इसमें साथ साथ होता है। तो इवोपरेशन या वेपराइजेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस
दोनों साइमल्टेनियस होता है और एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है या रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जिस पॉइंट पर जाके रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, नहीं, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज नॉन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक यहाँ पर क्या क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितना मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जाएगा उतना ही मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में आएगा। नहीं, ये इसका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, नहीं, इसके अंदर इस तरह का एक्टिविटी हमेशा चलता रहेगा, नहीं, लेकिन ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, जितना मॉलिक्यूल इसमें जाएगा उतना ही मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड फेज में आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर सिंगल कंपोनेंट हम लिक्विड के बारे में, वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास लिक्विड था, लिक्विड इक्विलिब्रियम विद वेपर मींस गैस। तो लिक्विड यहाँ पर गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, नहीं, तो इक्विलिब्रियम में है, ये फेज ट्रांजिशन है। दूसरी बात क्या है, अब ये लिक्विड था और ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या है, वेपर, नहीं, और ये लिक्विड है, यहाँ पर दो फेज आया, लिक्विड और यहाँ पर क्या है, वेपर है। एक कंपोनेंट का टू फेज लिक्विड और वेपर है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है, समझ लीजिए कि जब कोई भी रिएक्शन होता है तो वहां गिव्स फ्री एनर्जी होता है। अब गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में आपको क्या बताया गया था, गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में क्या बताया गया था कि इसका एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट में जो एनर्जी होता है, मैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो कोई भी रिएक्शन होता है तो वहां पर गिव्स फ्री एनर्जी होता है। अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि मान लीजिए ये सॉलिड है, इसको आप मान लीजिए लिक्विड को, इसको ए मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए क्या चीज, ये मान लीजिए बी, ए भी लेके चलिए, क्योंकि हर जगह लिक्विड और गैस लिखना थोड़ा सा हर जगह लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम ए और बी लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको आपने बी लिया वेपर फेज, तो इसको आपने ए लिया, दो फेज ए और बी, लिक्विड और क्या है, गैस। अब देखिए ए है और यहाँ पर बी है, और अभी हमने क्या बताया कि जब कोई रिएक्शन होता है तो वहां गिव्स फ्री एनर्जी होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, नहीं, तो गिव्स फ्री एनर्जी को, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ए है, तो इसका गिव्स फ्री एनर्जी मान लेते हैं क्या, जी ए, क्या मान लेते हैं, जी ए। लेकिन जब ये इसका लिक्विड से ए से बी में कन्वर्ट हुआ तो स्वाभाविक है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज करेगा। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या, इसको मान लेते हैं जीबी, क्या लेते हैं, जीबी, जीबी क्या हमने यूज किया यहाँ पर टर्म, क्या यूज किया यहाँ पर, जीबी। अब क्या होगा, अब कितना गिव्स फ्री एनर्जी यहाँ पर चेंज किया, स्वाभाविक है जब हमेशा कोई भी सब्सटेंस हमेशा लिक्विड से गैस में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो वहां पर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज करेगा। तो चेंज करेगा, कितना चेंज करेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जीबी फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं, तो क्या होगा, जीबी माइनस क्या होगा, जीए इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, डेल जी। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि डेल जी जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है, ये बतलाता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरी बात कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो वहां पर गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। तो अगर यहाँ पर डेल जी दिया गया है, नहीं, और यहाँ पर अगर जी बी माइनस जी ए, नहीं, अगर दोनों को माइनस करने के बाद अगर डेल जी का वैल्यू क्या आता है, अगर चेंज इन फ्री एनर्जी आपको क्या आता है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या आता है, जीरो आता है, इसका मतलब रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मान लिया जाए कि अगर डेल जी का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है, अगर डेल जी आपको नेगेटिव आता है, गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव आता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर डेल जी क्या आता है, अगर डेल जी मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस।
नॉन स्पॉन्टेनियस अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आता है, नहीं जिसको आप नोट कर लेंगे। तो Galgi इक्वल टू 0 जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, Galgi नेगेटिव मींस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और Galgi पॉजिटिव मींस का रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अभी यहाँ पर मान लीजिए कि मिस्टर एक ऐसा क्या बताया कि यहाँ पर लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में जा रहा है, वेपर लिक्विड में आ रहा है, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम है इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या होगा, GB इज इक्वल टू क्या होगा, Ga, मतलब जितना गिव्स फ्री एनर्जी इसका इसमें चेंज हुआ उतना यहाँ पर भी चेंज होगा, नहीं दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या Dg इक्वल टू क्या लिखेंगे, Da, तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, तब यहाँ पर क्या आएगा, G इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं तो इसका जब इक्विलिब्रियम में होगा तो ऑलवेज गिव्स फ्री एनर्जी जो B का होगा, इसका वेपर फेज में होगा, वही क्या होगा, हमारा लिक्विड फेज में होगा। तो Gb इक्वल टू क्या होगा, Ga, और जब Gb इक्वल टू Ga होगा तो फिक्स है कि यहाँ पर डेल G का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो वहां पर चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। जब रिएक्शन क्या होगा, जब डेल G का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब आइए हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम में तो है, अब क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं। नहीं अगर थोड़ा टेम्परेचर चेंज करते हैं, इसका स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, जब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर भी चेंज करेगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम था, इसका इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर था डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो फिक्स है कि जब ये आप टेम्परेचर यहाँ पर चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज होगा, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपने पोजीशन से हिल जाएगा, इसका फिर से अपने आप को रीएडजस्ट करने का प्रयास करेगा। नहीं तो फिर क्या करते हैं, जब यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं, टेम्परेचर जब आप यहाँ इंक्रीज करवाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के बाद स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो प्रेशर भी क्या करेगा, चेंज करेगा, नहीं स्मॉल चेंज इन प्रेशर। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम अपने पोजीशन से हिल जाएगा और फिर अपने आप को क्या करेगा, रीएडजस्ट करने का प्रयास करेगा और फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो स्वाभाविक है तो गिव्स फ्री, जब ये यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रेशर चेंज कर रहा है, तो गिव्स फ्री एनर्जी के वैल्यू में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। तो फिर क्या चेंजिंग आएगा, नहीं कितना चेंजिंग आएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं तो अब यहां मान लीजिए कि सिस्टम हमारे पास ये लिक्विड था और ये वेपर या गैसियस फॉर्म में जा रहा है, वेपर फेज या गैसियस फेज में। नहीं तो अब मान लीजिए पहले इसके पास गिव्स फ्री एनर्जी क्या था, Ga था। नहीं फिर अब जब टेम्परेचर आपने चेंज किया, जब ये टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर यहाँ पर चेंज करेगा, प्रेशर चेंज करेगा, तो प्रेशर चेंज करेगा तो कहीं ना कहीं इसका गिव्स फ्री एनर्जी भी चेंज करेगा। तो इसका स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो स्मॉल चेंज इन प्रेशर, इसका स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो स्मॉल चेंज इन क्या होगा, प्रेशर, तो गिव्स फ्री एनर्जी भी चेंज करेगा। यहाँ पर क्या होगा, Ga, पहले गिव्स फ्री एनर्जी हमारा क्या था, Ga, अब यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज किया, नहीं तो कितना हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज किया, Galgi। सिमिलरली इसका पहले इनिशियली क्या था, इसका गिव्स फ्री एनर्जी क्या था, Gb। नहीं तो फिर यहां भी चेंज करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Dgb स्मॉल चेंज, और यहां पर क्या होगा, इस तरह से चेंज करेगा ये। अब देखिए अभी हमने क्या बताया कि जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो प्रेशर चेंज करेगा, अब प्रेशर चेंज करेगा तो गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो पहले जो हमारे जब पहले इक्विलिब्रियम में ये था तो उसका गिव्स फ्री एनर्जी क्या था, Ga, लेकिन अब हमने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया तो प्रेशर चेंज करेगा, तो फिर क्या करेगा, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज करेगा। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज किया उसको हमने क्या ले लिया, यहाँ पर डेल Ga, और यहाँ पर क्या है, Dgb। नहीं इस प्रकार से क्या होगा, Ga प्लस Dgb, Dga, और फिर क्या होगा, Gb प्लस क्या होगा, Dg।
ये चेंज किया, तो फिर से रिएक्शन क्या करेगा, जब ये टेम्परेचर आपने चेंज किया तो प्रेशर चेंज करेगा, तो रिएक्शन जो होगा इक्विलिब्रियम से हिल जाएगा, ये अपने आप को रीएडजस्ट करने का प्रयास करेगा, फिर से अपने आप को क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम को एक्वायर करना चाहेगा, तो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में जब फिर से आ जाएगा तो उस कंडीशन में फिर से आप क्या लिखेंगे, Ga प्लस क्या होगा, Ga इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, Gb प्लस क्या होगा, Dgb, ये लिखेंगे। और पहले ही हम देख चुके हैं, पहले रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था तो Ga इज इक्वल टू क्या था, Gb इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, Ga, तो ये और ये वाला क्या हो गया कैंसिल, जो जी क्योंकि इसमें कितना चेंजिंग आया और ये कितना चेंजिंग आया, नहीं इसमें कितना चेंजिंग आया, इसमें कितना चेंजिंग आया ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन पहले इक्विलिब्रियम पर था तो Ga इज इक्वल टू क्या था, Gb था, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तब इसको आप क्या लिखेंगे, तब इसको आप लिखेंगे Ga इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, Dgb, ये आप लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, मैक्सवेल फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन, नहीं फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन हम लिखेंगे मैक्सवेल रिलेशन, तो मैक्सवेल रिलेशन से क्या आता है, गेल्जी आप इस गल को हम लिखने वाले हैं, भी डेल पी माइनस होता है TdS, क्या होता है, TdS gives 3 S dt, या में से ये इक्वेशन कहां से आया है, फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन, नहीं तो मैक्सवेल रिलेशन से हम क्या जानते हैं, डेल जी मींस क्या, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, नहीं इज इक्वल टू V डेल P चेंज इन प्रेशर माइनस क्या होगा, एंट्रोपी, S एंट्रोपी है, और यहां पर क्या होगा, डेल T, ये है। अब हमारे पास देखिए यहां पर क्या है, DAG, इसको आप लिख सकते हैं ना, फेज ए के लिए आप क्या लिखेंगे आप DGA इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, VA DP माइनस SA DT, ये आप लिखेंगे। फर्दर आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली फेज बी के लिए, गैसियस फेज के लिए, लिक्विड फेज के लिए, गैसियस फेज के लिए आप यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर VB DP माइनस SB DT, तो यहां पर जब इक्विलिब्रियम फर्दर यहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ था, नहीं इक्विलिब्रियम एक्वायर पुनः कर लिया, जब आपने टेंपरेचर चेंज किया तो प्रेशर चेंज हुआ था, तो इक्विलिब्रियम अपने पोजीशन से हिल गया, फिर से वो रिएक्शन अपने आप को रीएडजस्ट करने का प्रयास करेगा, मींस इक्विलिब्रियम को एक्वायर करेगा, इक्विलिब्रियम को एक्वायर करेगा, तो अभी आपने क्या देखा है कि DGA इज इक्वल टू DGB, ये आपने लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम, फिर फर्दर लिखेंगे मींस क्या, VA DP माइनस SA DT इज इक्वल टू आप लिखेंगे VB DP माइनस SB DT। अब क्या करते हैं, इसको आप इधर लाइए, प्रेशर होगा तो टेम्परेचर इसको एक तरफ कर लीजिए, नहीं तो यहां पर क्या करते हैं, VA DP माइनस VB DP इज इक्वल टू आप यहां पर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे V, ये क्या है, माइनस SB DT, अब माइनस हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, तो क्या होगा, SA DT, ये आप लिखेंगे। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, आप DP कॉमन आ जाएगा, VA माइनस क्या होगा, VB DP इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहां पर SA माइनस SB
और यहाँ पर क्या होगा dt। ऐसे लिख सकते हैं, माइनस हम यहाँ पर कॉमन ले लिए नहीं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर SA या SA माइनस क्या होगा SB, इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ पर फर्दर क्या लिखेंगे dp बाय dt, और इसको आप इधर ले आएंगे तो SA माइनस क्या होगा SB बाय यहाँ पर क्या होगा VA माइनस क्या होगा VB। अब क्या कर सकते हैं इसको dp बाय dt इक्वल टू क्या कर लेते हैं इसको माइनस कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा SB माइनस क्या होगा SA, अब माइनस यहाँ पर फिर क्या होगा VB माइनस क्या होगा VA, फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर यहाँ पर dp बाय dt इक्वल टू आप लिखेंगे SB माइनस SA VB माइनस V, इस तरह से आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है चेंज इन एंट्रोपी, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन क्या है वॉल्यूम, तो इसको फर्दर आप लिख सकते हैं dp बाय dt इक्वल टू डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी बाय चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन क्या होगा वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू हीट बाय क्या होता है T, सिंस डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू Q बाय T होता है नहीं, तो इस प्रकार से आप इस फार्मूला को फर्दर लिख सकते हैं dp बाय dt इक्वल टू आप लिखेंगे Q हीट बाय T डेल V, दिस इज नॉन एज क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये हमारा क्या हो गया क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब इसका हम इंटीग्रेटेड फॉर्म देख लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहां पर। अब इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म आप देखना चाहेंगे, तो अब देखिए अभी कुछ पहले आपने क्या देखा, हमारे पास लिक्विड था, लिक्विड है और ये गैसियस फेज में जा रहा है नहीं, इसका वॉल्यूम क्या लेंगे आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड VL, अब वॉल्यूम ऑफ यहां पर क्या होगा ये G गैस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब यहां पर देखिए तो आप लिख सकते हैं ना इसको dp बाय dt इक्वल टू आप यहां पर लिखेंगे Q बाय T माइनस क्या होगा V माइनस V चेंज इन V2 माइनस V1 या VB माइनस VA, तो यहाँ पर क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे VG माइनस क्या होगा VL वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और वॉल्यूम ऑफ गैस काफी ज्यादा होगा किससे नहीं, आप लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ क्या होगा लिक्विड, आप लिख सकते हैं इसको। तो फर्दर इसको आप लिखेंगे del P बाय del T इक्वल टू Q। अब यहां पर देखिए लिक्विड से हम किस में जा रहे हैं गैस में जा रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन, और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए गैस में कन्वर्ट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट में आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जहां जो हम फेज ट्रांजिशन में बताए थे नहीं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ा, जितना हीट हमको सप्लाई करना पड़ेगा इट इज क्या होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को किससे हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, किसे करते हैं डेल्टा एच, इस तरह से। यहां पर Q की जगह पर क्या लिखेंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय क्या होगा T, और वॉल्यूम ऑफ गैस मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो ये मेजरेबल हो जाएगा, तो T और यहां पर क्या हो जाएगा V, ये आप लिख सकते हैं इसको, तो आप लिखेंगे यहां पर। तो अब यहां पर देखिए आप क्या करते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, सिंस फ्रॉम
आइडियल गैस इक्वेशन, 1 मोल की हम बात कर रहे हैं, नहीं 1 मोल लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करवाने के लिए जितना अमाउंट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 मोल की बात करते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, यू नो वेरी वेल PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT, PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू RT आप लिखेंगे, इतना जब आप लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे PV इज इक्वल टू PV, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए, तो V इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू RT बाय क्या लिखेंगे, RT बाय P लिखेंगे। अब हमारे पास सो डेल्टा P बाय डेल P बाय डेल T इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहां पर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा H वेपराइजेशन बाय यहां पर क्या होगा T RT, क्योंकि आपने क्या लिखा है V इज इक्वल टू RT, और बाय यहां पर क्या होगा P, P कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आप यहां पर ले लीजिए P, बात खत्म। नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं सीधे RT स्क्वायर कर सकते हैं, RT into T क्या होगा T स्क्वायर, T स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर लिखेंगे डेल P बाय P को आप इधर ले आइए, मैं P को इधर ले आए, हम लोग T को उधर ले जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा डेल्टा H वेपराइजेशन इनटू क्या होगा dt बाय क्या लिखेंगे आप RT स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने वाला आपको आएगा DLNP, इसको डिफरेंशिएट करने वाला क्या आएगा DLNP, तो DLNP इज इक्वल टू आप लिखेंगे डेल्टा H वेपराइजेशन बाय R, जो कांस्टेंट है, नहीं ये सब कांस्टेंट है, और इनटू आप इसको लिख लीजिए dt बाय क्या होगा T स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड DLNP, लोअर लिमिट P1 अपर लिमिट क्या होगा P2 इज इक्वल टू आप लिखने वाले यहां पर क्या है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा डेल S वेपराइजेशन यहां पर होगा, डेल S वेपराइजेशन, डेल S लिखिए, डेल वेपराइजेशन है डेल S, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंटीग्रेट कर रहे हैं dt बाय क्या होगा T स्क्वायर, इस तरह से लोअर लिमिट क्या होगा T1, अपर लिमिट क्या लिखेंगे T2। अब इसका dx का इंटीग्रेशन, तो dx का क्या होता है x, तो x के ऊपर यहां पर क्या है lnp, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे lnp लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट डेल्टा h r, और इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे -1 बाय क्या आएगा t, लोअर लिमिट T1 अपर लिमिट क्या होगा T2, इस तरह से लिखेंगे आप। फर्दर अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इधर से लिखिए, अब यहां पर आप देखिए, आप लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln P2 माइनस क्या होगा ln P1 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय R गैस कांस्टेंट, और ये हमारा क्या होगा -1 बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो माइनस लोअर लिमिट क्या होगा T1 बाय T2, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 बाय क्या होगा T1, ये लिखेंगे। तो आप यहां पर देखिए log m बाय n, सिंस आप जानते हैं log m बाय n से log m माइनस क्या होता है log n, इतना आप जानते हैं, तो आप लिखेंगे ln P2 बाय P1 इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा H बाय R, और इसको आप लिख सकते हैं इसे 1 बाय T1 माइनस 1 बाय क्या होगा T2 हो जाएगा। अब देखिए ln जो नेचुरल लॉग है, तो ln वैल्यू क्या होता है 2.303 log 10 बेस के फॉर्म ये होता है। अब इस वैल्यू को यहां पर डालेंगे हम लोग, सो 2.303 log P2 बाय
P1 इज इक्वल टू आप लिखेंगे डेल्टा H बाय R, नहीं इसका एलसीएम ले लीजिए T1 T2 हो जाएगा, नहीं और ये क्या होगा T2 माइनस T1 हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। तो फर्दर लिखेंगे log P2 बाय P1 अब यहाँ पर क्या लिखेंगे डेल्टा H बाय 2 पॉइंट, इसको इधर ले आते हैं 303 2.303, यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 बाई यहाँ पर क्या होगा T1 इंटू क्या होगा T2। तो यही हमारा क्या है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म है। तो इसका जो एप्लीकेशन है बस ये इक्वेशन सीधे आपको लिख दिया गया है, नहीं आपके बुक में सॉल्यूशन में दिया गया है, जब वेपर प्रेशर पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है, नहीं सीधे ये फार्मूला लिख दिया गया, लेकिन ये फार्मूला कहाँ से आया, नहीं तो अभी हम लोगों ने इसको ड्रैग कर लिया, नहीं ये फार्मूला कहाँ से आपको पता चल चुका है। इसका एप्लीकेशन जो है जब इसका एप्लीकेशन यूज किया गया है, डायरेक्ट फार्मूला यूज किया गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, और जहां वेपर प्रेशर पढ़ेंगे वहां पर यूज किया गया है। तो अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर। अब हम वेपर प्रेशर शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर में से कौन कौन से फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है,